हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको गॉस थ्योरम समझाया था, लेकिन गॉस थ्योरम का वो एक इंट्रोडक्शन मात्र था। ठीक है, गॉस थ्योरम को डिटेल में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर आपको डेरिवेशन भी मिलेगा और उसका एप्लीकेशन भी मिलेगा। बच्चों, गॉस थ्योरम कहता क्या है, ये अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो पिछले वीडियो को आप डिटेल में देखना, वहां पर गॉस थ्योरम को बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाया गया है, लेकिन उसका केवल इंट्रोडक्शन कराया गया है। बच्चों, गॉस थ्योरम ये कहता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से, अब क्लोज्ड सरफेस एक एक बातों को अच्छे ढंग से समझना। क्लोज्ड सरफेस का मतलब ये होता है कोई 3D सरफेस हो, क्योंकि 2D सरफेस कभी क्लोज्ड नहीं होता है। तो कोई 3D सरफेस अगर है और वो क्लोज्ड होने का तात्पर्य यह है कि वह चार्ज को, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, जहां पर आवेश है, उस आवेश को कवर करके रखे, उस आवेश को ढक करके रखे। ठीक, तो क्लोज्ड कोई सरफेस है, उस सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित टोटल चार्ज का, इसके अंदर टोटल जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम। फिर से सुनिएगा, गॉस थ्योरम क्या है बच्चों? किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जाने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस में उपस्थित टोटल चार्ज का 1/ε0, 1/ε0 टाइम्स होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, जहां पर ε0 जो है वो एक कांस्टेंट है जो बताता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, निर्वात की वैद्युतशीलता। बच्चों, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब चलो इसे प्रूफ किया जाए। प्रूफ करने के लिए भी आता है, हर साल आया हुआ स्टेटमेंट प्लस प्रूफ, डेरिवेशन। चलिए गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो आज के वीडियो का फर्स्ट हेडिंग है बच्चों, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। कैसे इसे हम लोग प्रूफ करेंगे? बहुत ही आसान सा है, बस आप कॉन्सेप्ट सुनते रहना। मान लेते बच्चों, यहां पर कोई पॉइंट है O नाम का, जिस पर एक चार्ज है +Q। ठीक है, इस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, जिसका नाम कह दो P, जिसका डिस्टेंस है इस चार्ज से R, इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हम फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो फ्लक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो +Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बच्चों, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है, वहीं से आप गॉसियन सरफेस ड्रा करते हो। अब बच्चों, ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस भी पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में हमने आपको समझाया, उसकी प्रॉपर्टी भी बताया, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हर चीज बच्चों, हर वीडियो में हमने कहा है कि लिंक है। फिजिक्स आप कहीं बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो जब आप पिछला इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, पिछले वीडियो में दिए गए इंट्रोडक्शन को समझोगे, तभी आपको गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, और फिर गॉस थ्योरम का डेरिवेशन आएगा तो फिर एप्लीकेशन आ जाएगा। सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा अगर आप सीक्वेंस में चलते हो तो आपसे बात कर रहे थे कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक आपको सरफेस चाहिए, जिस सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ड्रा कहां से किया जाता है? गॉसियन सरफेस उस पॉइंट पर से ड्रा करते हैं जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेशन करना है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो या फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट P से आप एक गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे। बच्चों, गॉसियन सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई गई हैं, एक बार उसे रिवाइज करते हैं। गॉसियन सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, आर्बिट्रेरी मीन्स स्वेच्छ सरफेस होता है जो चार्ज को ढक करके रखता है, चार्ज को कवर करके रखता है। ठीक, जैसे मान लो यहां पर कोई स्पेस में चार्ज है, इमेजिन करना, अपने सामने एक चार्ज को रखो, छोटा सा नन्हा सा एक चार्ज है।
अब कुछ ऐसा आप सिस्टम सोचो जिससे वो चार्ज कवर हो जाए, चारों तरफ से ढक जाए। ठीक, तो हम 3 सरफेस आपसे कह रहे हैं कि इमेजिन करना। मान लो यहां पर चार्ज रखा है, तो इसको कवर करने के लिए उसको गोले से ढक दो, खोखला गोला हो जिसके सेंटर पर उस चार्ज को रख दो, कवर हो जाएगा। आप एक सिलेंडर ले लो, खोखला बेलन ले लो, उसके सेंटर पर रख दो चार्ज को, सिलेंडर के अंदर वो बंद हो जाएगा। आप एक बॉक्स ले लो, 3D बॉक्स ले लो जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, उसके अंदर भी रख दोगे तो वो कवर हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने पा लिया कि गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिसके द्वारा उस चार्ज को हम कवर कर देंगे, चार्ज को छुपा देंगे, कहीं से वो दिखाई ना दे। लेकिन केवल यही प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो चार्ज को ढक दे, चार्ज को कवर कर दे, चार्ज को छुपा करके रख दे। बच्चों, गॉसियन सरफेस की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब यह हुआ कि जिस चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उस चार्ज से उस सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। चार्ज से जो पृष्ठ आप बना रहे हो उस पृष्ठ के हर बिंदु का डिस्टेंस अगर सेम है तभी उसे सिमेट्रिकल हम लोग कंसीडर करते हैं। तो बंद करने की प्रॉपर्टी भी हो, क्लोज्ड करने की भी प्रॉपर्टी हो, और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक करने के लिए चलो देखा जाए, 3 चीजों को हम लोगों ने कंसीडर किया, गोला, स्फीयर, क्यूब और सिलेंडर। इसमें से कौन सिमेट्रिक होगा? तो चार्ज यहां पर था, अगर हम इसे गोले से कवर कर दिया तो ढक तो गया, लेकिन अगर जो गोला है उसके हर पॉइंट को आप चार्ज से मिला दो तो डिस्टेंस सेम होगा, हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल है। लेकिन क्या सिलेंडर में भी ऐसा हो सकता है? मान लो ये मार्कर है, ठीक, यहां पर जहां पर मेरा फिंगर है यहां पर कोई चार्ज है। कंसीडर करो कि यहां पर डॉट एक लगा दे रहे हैं, एक चार्ज है अंदर है, लेकिन ये डॉट है चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सिलेंडर के अंदर है। क्या यहां से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा जैसा कि गोले के सिचुएशन में था, जैसा स्फीयर के सिचुएशन में था? नहीं, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा। इसलिए ये इस सिचुएशन में सिमेट्रिक शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये गॉसियन सरफेस नहीं होगा इस केस के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक, अगर इसे हम बॉक्स में बंद करके रखें तो क्या होगा? तो मान लो अगर हम इसको बॉक्स में, मेरे पास एक बॉक्स है, जरा देखना 3D बॉक्स, इसके अंदर अगर हम चार्ज को रख दे रहे हैं, कंसीडर करो इसके अंदर चार्ज है, ठीक, यहां कहीं है जो सेंटर के अंदर है, बाहर नहीं है। तो यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहां से पीछे का डिस्टेंस, सभी सरफेस का डिस्टेंस अलग अलग होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज के लिए केवल एक ही गॉसियन सरफेस हो सकता है, वो स्फेरिकल शेप का हो सकता है, वो स्फीयर हो सकता है, वो गोला हो सकता है। तो गॉसियन सरफेस समझ में आ गया होगा कि यहां कैसा होगा। तो एक हम गोला खींचते हैं r रेडियस का, जो इस चार्ज को चारों तरफ से कवर करके रखेगा। ये हो गया गॉसियन सरफेस, GS लिख दिए, जो कि यहां पर स्फेरिकल है, गोलाकार है। तो जब गॉसियन सरफेस बच्चों डिफाइन हो जाए तब फिर दूसरा स्टेप अपनाइएगा कि आप उस गॉसियन सरफेस से एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा एलिमेंट काट करके निकालना। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहां से एक छोटा सा टुकड़ा काट करके हम लोगों ने निकाल लिया, जिस छोटे से टुकड़े का एरिया था DA। ठीक बच्चों, ये भी पिछले वीडियो में हमने समझाया कि एरिया को आप वेक्टर भी कंसीडर करते हो अगर उसे एलिमेंट छोटा माना जाए तो। और उसका डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा। बच्चों, डायरेक्शन पता लगाने के लिए अगर 3D शेप है तो उस जगह पर जहां आपने एलिमेंट लिया है उस सरफेस पर परपेंडिकुलर लंब रेखा ड्रा करते हैं, लेकिन बाहर की तरफ। लेकिन अगर 2D सरफेस है तो बाहर और अंदर दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रा किया जा सकता है। तो ये गोलाकार है, ये स्फीयर है, तो यहां जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा, लंब रेखा जो खींचेंगे वो बाहर की तरफ ही खींचेंगे, अंदर की तरफ ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो एक लंब रेखा खींचो, एक नॉर्मल कहो, परपेंडिकुलर कहो, लंब रेखा कहो, यही एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप गॉसियन सरफेस डिफाइन करना। सेकंड स्टेप एक छोटा सा एरिया लेना,
उस एरिया की सहायता से उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना परपेंडिकुलर रेखा की सहायता से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करो कहाँ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए जिस भी पॉइंट पर आपको पता लगाना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, वहां पर आप एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखोगे। मान लो यहां पर P पॉइंट पर एक छोटा टेस्ट चार्ज रखे हैं Q0, जो बाय नेचर पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज, मेन चार्ज, इसके कारण उस पर, इस टेस्ट चार्ज पर जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, मतलब ये दूर धक्का देगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिधर एरिया वेक्टर है। दोनों वेक्टर अगर देख रहे होगे तो दोनों वेक्टर पैरेलल भी है और एक ही दिशा में है। अगर हम आपसे पूछे कि इनके बीच का एंगल कितना है, तो दो पैरेलल रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। बच्चों गॉसियन सरफेस के का बस यही यूज है कि आप थीटा कैलकुलेट कर लो ई वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच का एंगल। इसी के कैलकुलेशन के लिए, इसी को आप पता लगाने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो अगर आपको यह समझ में आ गया, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया, तो चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फाई का कैलकुलेशन करना सीखते हैं। फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए बच्चों 3 फार्मूले आपको बताए, एक वेक्टर फॉर्म में, दूसरा एंगल अगर गिवन हो, तीसरा अगर आप एलिमेंट लेते हो तो इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये इंटीग्रल का साइन है, समाकलन का साइन है। ठीक, अलग अलग फार्मूले अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होते हैं। ये तब अप्लाई होता है जब वेक्टर फॉर्म IJK में दिया हो, ये तब अप्लाई होता है जब एंगल गिवन हो, और इंटीग्रल फॉर्म तब अप्लाई होता है जब एलिमेंट एरिया का, छोटे टुकड़े का एरिया गिवन है, एक छोटा पार्ट हम लेते हो। तो यहां हम छोटा पार्ट ले रहे हैं एरिया का, इसलिए हम इंटीग्रल फॉर्म लेंगे, पहले दोनों का यूज यहां नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो एरिया छोटा है बच्चों ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा ही होगा। ठीक, इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए, और फिर जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसी का इंटीग्रल कर देंगे। तो डी फाई क्या है और फाई क्या है इसे भी क्लियर करो। डी फाई है जो इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, कितना पास हो रहा होगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डी फाई क्या है, डी ए एरिया से, क्षेत्रफल से, यहां लिख दे रहे हैं, डी फाई है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the area of element DA। मतलब DA एलिमेंट से होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई। हिंदी में लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं DA क्षेत्रफल से होकर जाने वाला वैद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये केवल यहां से निकल रहा है। तो पूरे सरफेस से अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो पूरे सरफेस से कैलकुलेट करना होगा तो ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके हम जोड़ दें, ऐड कर दें, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर दें, तो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बच्चों डॉट को खोल दो तो हो गया ए बी कॉस थीटा वाले फार्मूले से। थीटा की वैल्यू 0 है, फिगर में देख ही रहे होगे, cos 0 1 होता है तो हो जाएगा ई डी ए। ई कांस्टेंट है, चूंकि डिस्टेंस सरफेस का हर पॉइंट के लिए सेम है, क्यू सेम है इसलिए ई सेम होगा। इंटीग्रल ऑफ डी ए,
ये जो dA का इंटीग्रल है इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इंटीग्रल का मतलब ऐड करो, छोटे छोटा जो एरिया आपने लिया था, एलिमेंट लिया था, उसके एरिया को ऐड करो। तो जब छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करेंगे तो ये पूरा गोला ही तो बनेगा, स्फीयर ही तो बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, एस ए लिख दे रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, E इंटू, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि रेडियस है r, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। बच्चों आपको ये भी पता होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी पता होगा कि जो r डिस्टेंस पर पॉइंट है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड किस फार्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इसको बहुत पहले हमने आपको समझाया था, नोट कर दे रहे हैं कि r पॉइंट पर, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद आ जाए तो E की वैल्यू हम यहां पर रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर है तो K नहीं यूज करेंगे, K की वैल्यू 1 होगी, Q बाई आर स्क्वायर, ये E की वैल्यू है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 इंटू Q। जरा एक बार देखो क्या कह रहा है ये जो इक्वेशन मिला है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज है कहां? गॉसियन सरफेस के अंदर है। गॉसियन सरफेस के अंदर के टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यही गॉस थ्योरम है। तो बच्चों इस तरह से बड़े आसानी से हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ कर लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। आने वाला क्वेश्चन है, हर साल आता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो क्या है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां से गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, गॉसियन सरफेस GS से लिखा हुआ है। ये जो गॉसियन सरफेस है सिमेट्रिकल होना चाहिए, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। इस गोले का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका एरिया dA है। जब छोटा सा टुकड़ा लेते हैं एरिया का तो उसे हम लोग उसे हम वेक्टर मान लेते हैं। तो जब वेक्टर मान लेंगे तो इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, अगर 3D शेप है तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, तो ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगाने के लिए उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज Q0 रखोगे, ये प्लस Q इस प्लस Q को 0 को रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन रिपल्सन के डायरेक्शन में होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। इस छोटे से एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फार्मूला E वेक्टर डॉट dA वेक्टर से। dA क्षेत्रफल से होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब टोटल एरिया से, गॉसियन के टोटल एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा, तो टोटल निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे टुकड़े को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब इंटीग्रल कर दें, समाकलन कर दें, वैल्यू रखते हुए आओ, थीटा की वैल्यू 0 रखो, E कांस्टेंट है बाहर हुआ। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एरिया का इंटीग्रल। जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो जब हम छोटा छोटा टुकड़ा ऐड करेंगे तो एक गोला ही बनेगा। तो इस गोले का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। किसी गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, E की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 1/एप्सिलॉन नॉट Q 0 बचा। इसी को कहते हैं गॉसियन थ्योरम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी बंद सरफेस से होकर के जाएगा वो उस सरफेस के अंदर उपस्थित टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। बच्चों अगर यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहां लिखा हुआ है dA क्षेत्रफल से होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, यहां पर हिंदी में लिखे हुए हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गॉस थ्योरम की सहायता से, या गॉस थ्योरम का डेरिवेशन क्या होता है। ठीक, तो इसे मिटा रहे हैं, नोट कर चुके होंगे आप लोग, प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों। अब जरा गॉस थ्योरम की सहायता से
कुछ चलो अलग अलग सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक, इससे गॉस थ्योरम भी रिवाइज हो जाएगा और इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। कुछ पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, बस समझ में आ जाए वो, उनको चलो सॉल्व करते हैं। मान लेते मेरे पास एक क्यूब है, एक घन है जिसका साइड कुछ भी दिया हो, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ए जो भी मन करे वो दिया हो, आपसे इससे कोई मतलब नहीं। इस क्यूब का कोई भी साइड है, ए गिवन है, इसके सेंटर पर अंदर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। तो आपसे पूछ ले कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस क्यूब से होकर के जाने वाला, इस घन से होकर के जाने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से सुन लिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो कवर कर रहा है सरफेस है, इस घनाकार सरफेस, इस क्यूब शेप से कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बच्चों ये जो सरफेस है ये इस चार्ज को कवर किए हुए है ना, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। तो गॉसियन सरफेस अगर हो गया तो गॉसियन के डिफिनीशन से, गॉस थ्योरम से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। अब यह भी पूछ सकता है कि ये जो क्यूब है इसके अंदर के मीडियम रख दिया जाए, कोई मीडियम रख दिया जाए, एयर ना हो, एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो के रख देगा तो फाई की वैल्यू हो जाएगा 1/k∈0 क्यू। ठीक, बस ऐसे ही आसान आसान सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी क्वेश्चन को चलो दूसरे तरह से देखा जाए। मान लो बच्चों कि ये जो क्यूब है, इसी क्यूब के किसी सरफेस के सेंटर पर, किसी पृष्ठ के सेंटर पर चार्ज क्यू है, कहीं भी पृष्ठ के सरफेस पर यह चार्ज क्यू है, अंदर नहीं है, लेंथ वही है। अच्छा, लेंथ का यहां कोई रोल भी नहीं है। पिछले वीडियो में हमने आपसे समझाया कि गॉसियन सरफेस के साइज पर फाई की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, इसलिए अगर ये कुछ भी दिया हो रिजल्ट तो वही आना है। ठीक, अगर मीडियम रखोगे तो k∈0 हो जाएगा यहां पर, अगर एयर है तो ε0 ही केवल रहेगा। हाँ, बात कर रहे थे कि अगर केवल सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है तो क्या होगा। तो ये चार्ज सरफेस पर, यहां हम लोग ये मान करके चलेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक गोलाकार छोटा सा गोला है। ठीक, तो कोई प्लेन है, सोचो यहां प्लेन है और यहां पर एक गोला आप रखना चाहो तो गोला रख नहीं सकते, आधा हिस्सा अंदर होगा, आधा हिस्सा बाहर होगा, यानी कि टोटल चार्ज इसके अंदर नहीं होगा। बच्चों इसको समझने के लिए सबसे आसान उपाय यह है कि जहां पर चार्ज रखा जाए उस जगह से कुल कितना सरफेस आप ड्रा कर सकते हो, कुल कितना प्लेन आप खींच सकते हो, कितना तल खींच सकते हो। ठीक, तो इस सरफेस से टच करता हुआ केवल एक सरफेस और खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है और कोई चार्ज यहां पर है, तो गोलाकार अगर चार्ज होगा तो आधा अंदर होगा, आधा बाहर होगा। अब उसको कवर करने के लिए केवल एक ही तो इसके आगे हम जोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहां पर केवल एक सरफेस और ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ चार्ज आधा इस सरफेस में होगा और आधा इस सरफेस में होगा, उसका केवल हाफ पार्ट इसके अंदर होगा, हाफ दूसरे सरफेस में होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से एक ड्रा करो सरफेस। ठीक, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि आधा हिस्सा इसका बाहर था, तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इसको क्लोज्ड करना जरूरी है। तो आधा पार्ट इधर रहेगा, आधा पार्ट इस वाले हिस्से में होगा, इसलिए इसके अंदर से हो करके जाने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/ε0 Q/2, यानी कि फाई इक्वल टू 1/2ε0 Q। ये बहुत बार आए हुए बच्चों। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके दो तरह से पूछा जाता है, देखना। एक कहता है कि अगर सिलेंडर के सरफेस पर हो, हमने आपसे कहा कि साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना,
तो सिलेंडर के सरफेस पर अगर Q हो तो क्या हो, जैसे इसके सरफेस पर Q था, ठीक। तो अगर सिलेंडर के सरफेस पर होगा चार्ज तो क्या होगा, तो उसी तरह से आप यहां से भी तो एक सिलेंडर ड्रा कर सकते हो। तो जब आप सिलेंडर ड्रा करोगे तो इसका हाफ पार्ट इसमें होगा, हाफ पार्ट इसमें होगा, आधा इस सिलेंडर में होगा, आधा इस सिलेंडर में होगा, जैसे आधा इस क्यूब में था, आधा इस क्यूब में था। तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा 1/ε0 Q/2। सेम रिजल्ट आएगा 1/2ε0 Q। एकदम से याद हो जाना चाहिए बच्चों, तुरंत देखो आंसर मिल जाए। अब इसी को ऐसे भी कह सकता है, सीबीएसई एग्जाम में तो काफी आया हुआ है, यूपी बोर्ड में अभी तक नहीं आया हुआ है क्वेश्चन, कि हेमीस्फीयर है, मतलब अर्धगोला है। इस अर्धगोले के जो प्लेन वाला सरफेस है वहां पर एक चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा, तो यहां पर भी तो सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है, यहां भी सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है, यहां भी सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है, तो इसको पूरा कर दो। तो हाफ हिस्सा इस वाले सरफेस में रहेगा, हाफ इधर सरफेस में रहेगा, तो इससे टोटल जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा 1/ε0 Q/2। तो 1/2ε0 Q। रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए एक बार फिर से कह रहे हैं, जो याद कर लेना कि शेप पर डिपेंड नहीं करता है, कंडीशन अगर सेम है तो रिजल्ट भी सेम आएगा। इन तीनों सिचुएशन में फाई की वैल्यू सेम होगी। तो इसको नोट करिएगा, या नोट नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बस ध्यान में रखना सेंटर पर अगर है तो पूरा होगा, ठीक। सरफेस पर है तो हाफ हो जाएगा, वो सरफेस कैसा भी हो सकता है। अब इसी को देखो, क्यूब वाले सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लो कि जो चार्ज है वो इससे पहले वाले सिचुएशन में सेंटर पर था, सरफेस के सेंटर पर था। अब मान लो साइड पर हो तो क्या हो, ऐसा सिचुएशन हो, क्यूब है, इस क्यूब के, इस घन के किसी भी भुजा के किसी भी साइड के सेंटर पर हो तो क्या होगा, चार्ज। साइज इसका चाहे जितना दिया हो, उसकी वैल्यू कुछ भी गिवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इसके तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों, हमने आपसे ये कहा कि जहां भी चार्ज रखा हुआ है, पहले ये देखो, ये सोचो कि वहां से कुल कितना सरफेस ड्रा कर सकते हो आप। तो इस जगह से कुल कितना सरफेस ड्रा कर सकते हैं जो इसको टच करे, ठीक। तो इस जगह से हम लोग 4 सरफेस टच करा सकते हैं बच्चों। इसको जानने के लिए आप जरा अपने पास आसपास बुक्स होंगी जो क्यूब जैसी होंगी, उसको इस तरह से रखो कि एक सरफेस को टच करे। तो एक सरफेस से टच करने वाला कुल 4 आप सरफेस और खींच सकते हो, एक यहां खींच सकते हो, एक इस साइड, एक पीछे के साइड में आप रख सकते हो। चूंकि ये 3D है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये 4 पार्ट में बटेगा, सरफेस का 2 पार्ट में बटता है, यहां पर 4 पार्ट में डिवाइड होगा। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होगा फाई, वो इस सिचुएशन में हो जाएगा 1/ε0 Q/4। आंसर लिखेंगे 1/4ε0 Q। इसी तरह से कॉर्नर पर भी पूछ सकता है बच्चों, पूछ क्या सकता है, पूछा गया है अगर कोई चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ किसी क्यूब के तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो अगर कॉर्नर पर रखा हुआ तो आप कोशिश करो ये समझने के लिए कि इस कॉर्नर को टच करता हुआ कुल कितना सरफेस खींच सकते हैं। तो कॉर्नर को टच करता हुआ कुल 8 सरफेस हम खींच सकते हैं। साइड को टच करता हुआ कुल 4, सरफेस को टच करता हुआ कुल 2 और कॉर्नर को टच करता हुआ कुल 8 सरफेस हम लोग ड्रा कर सकते हैं। इसलिए जो चार्ज होगा वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 8 अलग अलग जगह में इसका प्रभाव होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिचुएशन में हो जाएगा 1/8ε0 Q। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, आएंगे तो तुरंत आप लगा सकते हो। कैलकुलेशन बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। हाँ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए Q की वैल्यू गिवन कर सकता है, ε0 की वैल्यू आपको पता ही है, दोनों की वैल्यू रख करके आप इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में और आईआईटी में आया हुआ है, जरा उसे भी देख लेना। जितना चार्ज कवर होगा उसका 1/ε0 ही करना है। ठीक, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सिलेंडर है आपके पास, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो इसका जो प्लेन सरफेस है उसका साइज इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। कह रहा है कि इसके अंदर एक चार्ज है Q। ठीक, इसके कारण कर्व, अच्छा इसके कुल कितने तल होंगे, कुल कितने सरफेस होंगे, कुल कितने प्लेन होंगे? एक तो कर्व हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा ये होगा, तीसरा हिस्सा ये होगा। ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस, ये कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ है, और ये प्लेन सरफेस है। तो बच्चों अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और है, जरा देखना, सीबीएसई में बहुत बार आया हुआ है और ये आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है, याद क्या करोगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जिस तरह से क्यूब का था उसी तरह से कह रहा है एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक चार्ज है Q। ठीक, इसके कारण इसके कर्व सरफेस मतलब वक्र पृष्ठ, इसके कुल 3 सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ पर जो फ्लक्स है वो फाई है, तो यहां पर फ्लक्स कितना होगा? मान लो इसे हम लोग फाई डैश कर दें, फाई डैश की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक चार्ज है Q, इस Q चार्ज के कारण वक्र पृष्ठ पर जो घुमा हुआ है इस तरह के पृष्ठ को कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, तो प्लेन सरफेस एरिया पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? अच्छा ये भी प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, दोनों का शेप साइज एक ही है, दोनों का Q से डिस्टेंस सेम है, तो आप कह सकते हो कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लेन सरफेस पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लेन सरफेस पर भी होगा। यानी कि अगर हम लोग इसे मान लेते हैं कि यहां पर फाई डैश है प्लेन सरफेस पर, तो यहां पर भी फाई डैश होगा। बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस पर कितना होना चाहिए? इस क्लोज सरफेस के कारण ये टोटल लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां पर फाई यूज है। टोटल सरफेस, टोटल जो था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा नेट चार्ज जो इससे बाउंडेड है, जो इससे क्लोज्ड है, Q 1/ε0। ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम 3 अलग अलग पार्ट में निकाल करके ऐड भी कर सकते हैं। फाई डैश प्लेन सरफेस पर प्लस फाई डैश इस प्लेन सरफेस पर प्लस फाई Q/ε0। फाई डैश ऐड हो जाएगा, इसी फाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है, -फाई, इसलिए फाई डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q/ε0 इंटू फाई। ये हो गया प्लेन सरफेस से होकर के जाने वाला, किसी भी प्लेन सरफेस से होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। चलिए अगर इतना एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं तो अब बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ अलग जो सवाल हैं, कुछ अलग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो आपको बोरियत होगी थोड़ी सी। तो अब हम लोग एप्लीकेशन इसका करने चल रहे हैं। बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि गॉस थ्योरम लिखो, प्रूफ करो और उसे अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करो। ठीक, जैसे ये कह सकता है कि गॉस थ्योरम की सहायता से आप कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करो। ठीक, तो चलो गॉस थ्योरम की सहायता से कूलॉम्स लॉ को प्रूफ करते हैं। उससे पहले कूलॉम्स लॉ बच्चों आप सब लोग जानते हो, इतना तो हमको उम्मीद ही है कि दो चार्जेस के बीच में जो टोटल फोर्स लगता है उसको कूलॉम ने दिया था, और वो फोर्स क्या था? F इक्वल टू, याद करो, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसी को शॉर्ट में K भी लिखा जाता है, तो K Q1 Q2/r² कहो या 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको प्रूफ किया जाए। इसका डेरिवेशन हम लोग किए नहीं हैं, इसको चलो प्रूफ किया जाए। पढ़ा तो बहुत पहले ही वीडियो में गया है, ठीक है, और इसे क्लास 10 से ही पढ़ाया जाता है कूलॉम्स लॉ को। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, यानी कि डेरिवेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ with help of गॉस थ्योरम।
कूलॉम्स लॉ की उत्पत्ति गॉस प्रमेय की सहायता से। चलिए देखा जाए, मान लो आपके पास एक चार्ज है Q, एकदम जैसे गॉस का थ्योरम डिराइव करा गया ठीक वैसे ही चलिएगा, कुछ खास अंतर नहीं है। एक्चुअल में आपको लगेगा कि ये तो रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन ही होगा, बस लास्ट में 2 लाइनें और बढ़ जाएंगे। यहां पर इस Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ध्यान में रखना, फोर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। जो गॉस थ्योरम है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता है, फोर्स कैलकुलेट नहीं करता है, पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करता है। ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फोर्स नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन कूलॉम्स लॉ में हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट करना है फोर्स। ठीक, तो क्या करना है और क्या कर रहे हैं दोनों को ध्यान से सुनते और समझते रहिएगा। ठीक, तो यहां पर अब जैसा पहले ही बताया कि आप एक गॉसियन सरफेस ड्रा करो। गॉसियन सरफेस किसी पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक, यहां से एक छोटा सा टुकड़ा कट करो जिसका एरिया हम लोग लेते हैं dA। इस एरिया को वेक्टर कंसीडर करेंगे, तो उसका डायरेक्शन जानने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, एक लंब रेखा ड्रा करो बाहर की तरफ। ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ई वेक्टर का डायरेक्शन जानने के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखो, तो Q0, ये पॉइंट P यहां पर लिख दे रहे हैं, टेस्ट चार्ज है Q0। ये Q को जिस डायरेक्शन में, Q0 को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये सब इसी वीडियो में हो चुका है, इसलिए बोले लगेगा कि आप वही चीज रिवाइज कर रहे हो, तो थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाए। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, चलो अब कैलकुलेट किया जाए टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो एक ही लाइन में लिखते हैं, टोटल फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। E की वैल्यू हम ये मान के चल रहे हैं कि अब की बार हमको पता नहीं, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले में E की वैल्यू पता थी तो E की वैल्यू रख दिया गया था। अब की बार हमको E की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और जब E की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तभी हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो E अननोन है मेरे लिए, dA cos थीटा, थीटा की जगह पर 0 हो जाएगा क्योंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है AB cos थीटा, थीटा इक्वल टू 0। E कांस्टेंट है dA, और इंटीग्रल ऑफ dA अभी बताया कि ये सरफेस एरिया हो जाएगा स्फेरिकल का, गोले का। तो गोले का सरफेस एरिया, गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल होता है 4 पाई r²। फाई हो गया इक्वेशन नंबर 1। बच्चों फाई का कैलकुलेशन हम लोग गॉस थ्योरम से भी तो कर सकते हैं। ठीक, ये तो फाई के कैलकुलेशन का एक मेथड है, एक फार्मूला है। ठीक है, उसी फाई को हम लोग गॉस थ्योरम से भी तो कैलकुलेट करना सीखे हैं। तो चलो गॉस थ्योरम का यूज करें, विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस थ्योरम की सहायता से। फाई का वैल्यू क्या होता है, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी चार्ज है, तो Q ही चार्ज है ना, जितना चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो गॉस थ्योरम है ना, भूले तो हो गए नहीं, अभी इसी वीडियो में बताया गया। इससे पहले वाले वीडियो में आपको रटा चुके हैं। किसी क्लोज्ड सरफेस से, तो गॉस सरफेस जो होगा क्लोज्ड ही होता है, किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जाने वाला टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। ये गॉस थ्योरम हो गया। ये फाई का जो कैलकुलेशन करें यहां पर रख दो, तो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखें तो E × 4 पाई r² 1/ε0 Q, देयरफॉर E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो मान लो अगर आपसे गॉस थ्योरम की सहायता से कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन ना पूछे, कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो, E की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहीं तक कैलकुलेट कर लेना। अब हमको गॉस लॉ की सहायता से कूलॉम्स लॉ प्रूफ करना है। तो कूलॉम्स लॉ में तो फोर्स होता है ना बच्चों, फोर्स किसके किसके बीच का, दो चार्जेस के बीच का। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है
वो फोर्स अप्लाई करता है दूसरे चार्ज पर। कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स F इक्वल टू होता है E इंटू क्यू। याद करो फार्मूला आपको समझाए हैं, F इक्वल टू F बाई क्यू। क्यू वो चार्ज है जिस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस फार्मूले से अगर हम F की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें किस चार्ज पर? Q0 चार्ज पर, तो फोर्स, सिंस फार्मूला ये है, देयरफॉर फोर्स एट Q0 पर बल F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q0 और E की वैल्यू आई है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर इंटू Q0। लिख दो अपने जिस फॉर्म में कूलम्ब्स रूल लिखा जाता है, Q0 बाई R स्क्वायर। तो अगर एक चार्ज Q था, दूसरा चार्ज Q0 था, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R स्क्वायर। इसी तरह से अगर ये चार्ज Q1 हो, ये चार्ज Q2 हो और उनके बीच का डिस्टेंस R हो, तो फार्मूला हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने, और यही कूलम्ब्स लॉ है, हम लोग कूलम्ब्स लॉ को भी प्राप्त कर लिया, कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव कर लिया, लेकिन किसकी सहायता से? गॉस थ्योरम की सहायता से। तो बच्चों गॉस थ्योरम बड़े कमाल का थ्योरम है, जैसा हमने आपको समझाया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई कंपटीशन की बुक है या कोई पेपर है जो किसी कंपटीशन का हो, तो आपने देखा अवश्य होगा कि उसमें गॉस थ्योरम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसी में से कुछ क्वेश्चन हमने आपको इसमें समझाए। ठीक, अब गॉस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं बच्चों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर सारे एप्लीकेशन को इसी में इंक्लूड करें तो आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक दो करके गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मन से पढ़िएगा, मन से तो सारे टॉपिक को पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं तब तक आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, मन से पढ़ोगे और बाकी सारे काम करते करते पढ़ाई पर भी ध्यान दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।